बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के डिफेक्टो फरमारवा एक दफ़ा फिर बैनुल अक़वामी तनकीद की जद में हैं। अमेरिका में CIA ने तैयार की रिपोर्ट और वो अभी पब्लिक कर दी गई, जिसमें कि जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में इल्ज़ाम आयद किया गया और कहा गया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात के ऊपर ही ये अमल किया गया, कत्ल किया गया, वरना ये मुमकिन नहीं था। इसमें शवाहिद या सबूत तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों से एक अंदाज़ा, एक आप कह लीजिए कि एक नतीजा अखज़ किया, वो उन्होंने दिया। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरेबिया के 76 शहरियों पे, जिनका वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कुछ ताल्लुक वास्ता इस वाक़े से रहा है, उनके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद की हैं। ख़ास तौर पे उस पर वीज़ा की पाबंदी है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, अमेरिका नहीं जा सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान पे इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन उसके कोई पाबंदियां उनके ऊपर आयद नहीं की। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको याद होगा कि मोदी पे पाबंदियां थीं, मोदी को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, और ये वाक़या ताल्लुक था इसका गुजरात के कत्ल से, जहां 2000 लोगों को कत्ल करवा दिया गया। तो उसके बाद जब मोदी वज़ीर आज़म बने तो पाबंदियां ख़त्म कर दी। तो ये एक मुनाफिकाना सा रवैया होता है, जहां इल्ज़ाम तो लगाए लेकिन आप अपने मफादात, अपने ताल्लुकात, सऊदी अरेबिया से फ़ायदा उठाना है, सऊदी अरेबिया को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। वैसे अमेरिका सुबह शाम ये राग दोहराता रहेगा कि हम अपनी वैल्यूज़ का दिफा करेंगे, हम कानून और जो 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 इंसानी हकूक़ हैं उनका दिफा करेंगे, लेकिन जहां मफादात आते हैं तो फिर वो दिफा वगैरह जो है वो कुछ और शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब बात यह है कि खशोगी की और मोहम्मद बिन सलमान की दुश्मनी क्या थी, मसला क्या था इनका। मसला यह था कि खशोगी बुनियादी तौर पर एक सऊदी शहरी, 59 साल आदमी, लेकिन ये कि ये सऊदी शहजादे की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता था और उसके खिलाफ लिखता था। एक जर्नलिस्ट था, राइटर था, लिहाजा ये उसके खिलाफ लिखता था। और फिर इसने गालिबन ये समझा कि यहाँ रह के वो महफूज नहीं, तो उसने सुकूनत इख्तियार की, अमेरिका में वर्जीनिया चला गया और वहाँ जाके वाशिंगटन पोस्ट में ये कॉलम लिखता रहा, ओपिनियन कॉलम लिखता रहा, अपनी राय लिखता रहा। और उस राय में अमूमन ये कहता था कि एक सरकारी नैरेटिव है जो लोगों के जहनों में ठोंसा जा रहा है और लोगों की नफ्सियात पे काबू पाया जा रहा है, जबकि इंसानी हकूक़ जो हैं वो सऊदी अरेबिया में पामाल किए जा रहे हैं। नेचुरली इससे सऊदी अरेबिया की बदनामी होती थी, और फिर इसकी वजह से शहजादा जो है वो जब इक़्तिदार में आया और उसने जब संभाला सारा निज़ाम, तो फिर वो गालिबन इसके पीछे लग गए कि इसको आदमी को सबक सिखाना है। अब जो सदर जो बाइडन है, ये जब इलेक्शन इन्होंने लड़ना था सदारत का, तो उससे पहले ही इनसे लोग ये सवाल करते थे कि आप MBS के बारे में, शहजादे के बारे में क्या करेंगे, ये खशोगी के कत्ल के बारे में क्या करेंगे। तो वो अक्सर अपनी तकरीरों में, अपनी बातों पे ये कहा करते थे कि हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं कि हुकूमतें अपनी सियासी मुखालफिन को कत्ल करके ख़त्म करें। हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात जहाँ भी हुए हैं वहाँ मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए, सज़ाएँ दी जाएँ जो भी इन वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। और यही चीज़ उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में भी कही। चुनांचे जब ये सदर बन गए तो इन्होंने सदर बाइडन ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को टेलीफोन किया और शाह सलमान को ये कहा कि आपके मुल्क में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उनको आप ख़त्म करें, कंट्रोल करें, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। और उसमें गालिबन खशोगी का कत्ल का भी जिक्र किया कि उसके ऊपर भी उसको सज़ा होनी चाहिए। अब यह है कि 2017 के बाद से तो मुकम्मल तौर पे शहजादा सलमान जो है वो इन मामलात को संभाल रहे थे, उन्हीं के इख्तियार में सब कुछ था। और ये चूँकि नज़र आता था कि उन्हीं का गालिबन इससे ताल्लुक़ हो, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पाबंदियों का अमेरिका में बहुत मुतालबा हुआ कि उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो बाइडन उससे पहले रुक गए। अब बाज़ लोगों ने वहाँ ये भी मुतालबा किया
कि सऊदी अरेबिया का बहुत पैसा अमेरिका में है, बहुत सारी सरमायाकारी है इन्वेस्टमेंट में, बाज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं, बाज़ कैश रिलेटेड हैं, तो इन पे भी कुछ पाबंदी लगाई जाए, उनको फ्रीज किया जाए, लेकिन वो फिलहाल नहीं किया। जिससे लगता ये है कि अमेरिका के पास ये एक ऑप्शन मौजूद है। अब चीज़ ये है कि खुशोगी के कत्ल का किस्सा कुछ यूं है कि जमाल खुशोगी 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल जाते हैं टर्की, और वहाँ इनफैक्ट 2 अक्टूबर को अपने सऊदी अरेबिया का जो कौंसल खाना है इस्तांबुल में वहाँ जाते हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले वो टर्की गए होंगे और वहाँ पे कौंसल खाने के साथ कोई मामला तय किए होंगे, कोई टाइम वगैरह लिया होगा उनसे, जिसकी वजह से कौंसल खाने को ये इल्म था कि इन्होंने आना है। उनको ल्योर किया गया, उनको बुलाया गया खुशोगी को, और खुशोगी जो है ये सऊदी कौंसल खाने गए। इनके साथ इनकी मंगेतर जो कि तुर्की की रहने वाली है, ये 36 साला खातून हैं जो कि अमेरिका में पीएचडी कर रही थी, और पीएचडी के दौरान उनकी मुलाकात होती है खुशोगी से, वहीं ताल्लुकात बनते हैं और वहीं तय होता है कि शादी की जाएगी। लिहाजा ये खुशोगी को ज़रूरत थी कि वो अपनी पहली बीवी से तलाक और तलाक के कागजात जो हैं वो तैयार करवाए एम्बेसी में, जिसकी वजह से उसको वहाँ कौंसल खाने में जाना ज़रूरी था और वो कागजात वगैरह के लिए वहाँ पहुँचा। अब उनकी चूँकि मंगेतर साथ थी, लेकिन एम्बेसी के लोगों ने मंगेतर को अंदर जाने नहीं दिया। उनको कहा कि आप बाहर बैठें। खुशोगी को ले गए और जैसे ही अंदर लेके गए तो फिर उनकी बातचीत वहाँ कराई गई। अब यह कि खुशोगी की मंगेतर बाहर काफ़ी देर बैठी रही। जब बहुत वक्त गुजर गया, कई घंटे गुजर गए और कोई जवाब ना मिला, तो फिर उन्होंने तहकीक शुरू की और पूछना शुरू किया एम्बेसी के लोगों से, कौंसल खाने के लोगों से कि जी किधर है खुशोगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो एम्बेसी के पिछले दरवाजे से निकल के तो बाहर चलेंगे, वो जा चुके हैं यहाँ पे। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि मंगेतर साथ आई, मंगेतर को पता ही नहीं और वो चोरी छुपे निकल गए। लिहाजा वो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तलाश वगैरह और उसका पता करना शुरू किया, और थोड़ी वक्त में ये अंदाज़ा हो गया कि थोड़े वक्त से मुराद के 24 घंटे के बाद या कुछ टर्की की हुकूमत को भी पता चला और ये अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स जो है ये आज गायब हो गया, मौजूद नहीं है। इस पे मुतजाद बयानात आते रहे। पहले तो सऊदी हुकूमत कहती रही कि जी हमें उनका पता नहीं है, वो वहाँ से निकल गया, खुदा जाने किधर गया। लेकिन टर्की इस मामले पे मुसर था कि ये हो नहीं सकता कि हमारी सरजमीन से यूं एक आदमी ऐसे गायब हो जाए। चुनाचे उन्होंने इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया और टर्की ने कहा है कि हम तहकीकात करेंगे। उन्होंने एम्बेसी के अंदर तहकीकात वगैरह शुरू की और तहकीकात के नतीजे पे उन्होंने कहा कि जनाब ये वाक़या कत्ल का है, इसमें इतने लोग मुलव्वस हैं। लिहाजा जब सऊदी अरेबिया पे प्रेशर आया तो फिर उन्होंने जनवरी 2019 में कोई 11-12 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनका ट्रायल हुआ। ट्रायल के बंद कमरों में ट्रायल हुआ। ट्रायल की प्रोसीडिंग्स किसी के पास नहीं है, ना किसी को पता है। उसमें 5 लोगों को सजाए मौत दी गई, लेकिन उस सजाए मौत को बाद में उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब जब ये अमेरिका की तरफ से, जो बाइडन हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम आया और रिपोर्ट लिखी गई, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये शहजादे के हुक्म के बगैर ये काम नहीं हो सकता, ये कत्ल है। तो सऊदी हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि ये झूठ और मनफी बातचीत पर मबनी आपकी रिपोर्ट, हम इसको तस्लीम नहीं करते और हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई ऐसा हरफ नहीं आने देंगे जहाँ पे आप खुद हमारे अंदरूनी मामलात पे हमारे लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करके तो हमें रगे दें, ये हम बात नहीं मानेंगे। सऊदी अरब ने यह बयान रद्द कर दिया और पाकिस्तान मेरा ख्याल है शायद वाहिद मुल्क है जिसने सपोर्ट किया, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट जारी की जहां उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जो मुलजम थे लोग उनको पकड़ा, मुजरमों को सजाएं दी, उनके ट्रायल हुए, और फिर सऊदी अरब ने खुद कहा कि यह बड़ा ही काबिल नफरत एक काम हुआ जो हुआ, हमारे कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और हम इसको कतन कबूल नहीं करते, कतन इसको बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा हमने खुद लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके सजाएं दी हैं। तो पाकिस्तान का कहना था कि जब सऊदी अरब ने इतना कुछ किया है तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान ने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब को इस मामले में पूरी हमायत का यकीन दिलाते हैं।
अब चीज़ ये है कि ये बात इस हद तक पहुंची क्यों, यकीन क्योंकि इसमें वरना तो किसी के पास कुछ नहीं था, कोई पता ही नहीं चला। हुआ ये कि टर्की ने जब इंसिस्ट किया कि हमने अंदर कौंसल खाने के अंदर जाके सारी तहकीकात करनी है, तो वो उन्होंने अंदर जाके देखा तो उनको कुछ शकूक पड़े। बहरहाल उन्होंने कैमरे वगैरह और उसके साथ साथ उन्होंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी वो वहाँ से हासिल कर ली। जब वो हासिल की तो उससे बहुत सारा कुछ खुल गया, जो नज़र आया। पता लगा कि वो कोई तकरीबन 1 बज के कुछ मिनट पे जमाल खशोगी वहाँ पहुँचा, उसकी मंगेतर को बाहर रखा, ये अंदर गया, उसको जल्दी से पकड़ के तो उन्होंने दूसरी मंजिल पे ले जाके कौंसल जनरल के सामने पेश किया और वहाँ पे फिर उससे कुछ बातचीत हुई। अब जो बातचीत हुई उसमें ये है कि पहले वहाँ पे जो जिस शख्स ने इनसे बातचीत की है बुलाया, उसका गालिबन नाम अब्दुल अजीज मुतरब है और ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है और ये उनके इंटेलिजेंस का सीनियर ऑफिसर है। उसने अब्दुल अजीज मुतरब ने इसको जमाल खशोगी को पकड़ के कहा कि हम आपको ले जाने आए हैं, सऊदी अरेबिया लेके जाएंगे, इंटरपोल ने आपके लिए गिरफ्तारी का ऑर्डर निकाला हुआ है और हम आपको सऊदी अरेबिया ले जाना चाहते हैं। उसने कहा कि मेरे खिलाफ तो कोई कानूनी केस नहीं है, मुझे कैसे इंटरपोल वगैरह मेरे लिए कोई ऑर्डर निकालेगा, ये तो हो नहीं सकता, मेरा कोई केस नहीं है। और फिर वैसे मैं आया हूँ इस काम के लिए, यहाँ पे कागजात बनवाने के लिए तलाक के, और ये मेरी मंगेतर बाहर बैठी है, मुझे अभी जाना है, तो मैं आप लोगों के साथ कतन नहीं जाऊँगा। मतलब ने खशोगी को धमकी वगैरह दी, उनका देखो आराम से जो चीज़ चल सकती है उसको आराम से करो, तुम भी तावन करो, हम भी तावन करेंगे, लेकिन अगर तुम तावन नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता है कि तेरे साथ क्या हो सकता है। और साथ ही उसको कहा कि यहाँ बैठ के अपने बेटे के लिए एक पैगाम लिखो कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, और कोई टेलीफोन अगर ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खैरियत से नहीं, मैं खैरियत से हूँ। लेकिन उसने ये पैगाम लिखने से इनकार कर दिया। जब उसने ये इनकार किया तो फिर इन्होंने उसको बेहोश करने की दवाई दी, इंजेक्शन लगाया या जो भी, उसकी तफसील नहीं है, लेकिन उसको तो क्योंकि वो ये सुना जाता है टेप में, ऑडियो टेप में, कि जमाल खशोगी कह रहा है आगे से कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे दमे की बीमारी अस्थमा है मुझे, और आप ऐसा ना करें, लेकिन वो उसके बाद बेहोश हो जाता है। फिर जो रिकॉर्डिंग है उसमें बड़ी कम बातचीत, लेकिन अगले 30 मिनट तक उसमें ज़्यादातर मुख्तलिफ औजारों के इस्तेमाल की आवाज़ें हैं जहाँ उसके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं। गालिबन वो बेहोशी था, बेहोशी में टुकड़े किए गए उसके, और उसको वहाँ पे फिर बातचीत में पता लगता है कि इनको लिफाफों में बंद करना है, पॉलीथीन के लिफाफों में, बक्सों में बंद करना है। ये सारा 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर करके, और वो जो लोग सऊदी अरेबिया से ये जो ग्रुप आया हुआ था अब्दुल अजीज मुतरब के माई में, ये लोग जो है ये एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए आए हुए थे। वो उस पे हवाई अड्डे पे खड़ा था जहाज़, यहाँ से ये बक्से बक्से इन्होंने उठाए, बैग्स लिए अपने हाथों में और जाके जहाज़ में बैठे और वहाँ से गायब हो गए। ये कुछ ही घंटों में सारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और ये लोग जो थे ये वहाँ से जाने में कामयाब हो गए। अब चीज़ ये है कि आज दिन तक ना तो उसकी बॉडी के टुकड़े मिले क्योंकि वो तो सऊदी अरब चले गए, ना ही टर्की उन लोगों को पकड़ सका जिन्होंने ये काम किया। लेकिन ये ऑडियो टेप्स की बुनियाद पे एक कहानी, स्टोरी बिल्ड की गई। लिहाजा चूंकि टर्की के अंदर ये वाक़या हुआ था, टर्की ने फौरी तौर पे ये मालूमात और ये ऑडियो टेप्स वगैरह जो है इनकी मैन्युस्क्रिप्ट, ये जर्मनी के साथ, बरतानिया के साथ, फ्रांस और अमेरिका वगैरह के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ भी इन्होंने शेयर की, उनको दिया और उनको बताया कि ये देखें हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इन चीज़ों की बुनियाद पे है। जॉन पॉम्पियो वहाँ पे टर्की गए हुए थे, उनको ये सुनवाई गई, दिखाया गया, वो गालिबन उन्होंने जाकर ट्रंप को दिखाया, तो ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा। अब चीज़ ये है कि इस वक्त तो बहस मुबासा है, लेकिन लगता ये है कि इस केस पे जो थोड़ी बहुत गर्द पड़ी भी थी वो फिर से हटाई जा रही है। अमेरिका में मूड कुछ मुख्तलिफ है। जो बाइडन वादे करते रहे हैं उन पे प्रेशर आएगा कि आप कोई एक्शन करें, लिहाजा मामला चले। अब जहाँ तक मुल्क के जहाँ तक सऊदी अरेबिया के अंदर का ताल्लुक है, हुकूमत ने बड़ी जल्दी ये ट्रायल करके कुछ लोगों को सजाएं दे दी, किसी को कोई पता नहीं कि किसको सजाएं दी, कौन थे, क्या हुआ। लेकिन एक काम उन्होंने साथ ये किया कि जो जमाल खशोगी के बेटे 3 वहाँ थे, उनको किसी तरह में लबा के पैचअप करा के उनसे माफ़ी करवा दी
اور جو موت کی سزا تھی وہ قید میں بدل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لاکھوں ڈالرز کا ان کو مکان لے کے دیا، گھر رہنے کے لیے لے کے دیا، اور لاکھوں ڈالر مہینے کا وظیفہ تینوں بیٹوں کو لگا دیا، ان کے منہ بند کر دیے۔ اور ویسے منہ بند ہونے تھے اس وجہ سے کہ ان کو اس بات کا تو پتہ لگ گیا تھا کہ جمال خشوگی یعنی ان کا والد ان کی ماں کو طلاق دے کے ایک نئی خاتون کے ساتھ شادی کر رہا تھا، تو یہ تو ان کی ایک لاٹری نکلی کہ جس آدمی نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا تھا یا ان سے بات چیت نہیں کرنی تھی، وہ آج اس کی موت پہ، اس کی وفات پہ ان کو اتنا کچھ پیسہ مل گیا، لہٰذا وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور کوئی ملک کے اندر ان کی طرف سے کوئی ریشہ دوانی، کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پہ جو تھوڑی بہت گرد ہے وہ بھی چھٹ جائے گی اور یہ کیس اٹھے گا، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جو خشوگی کی منگیتر، جو ٹرکش خاتون ڈاکٹر صاحبہ، وہ پہلے تو وہاں پہ ٹرکی اور مختلف ملکوں کو چٹھیاں لکھ کے تو اس کے بارے میں بات کرتی رہیں کہ کچھ مدد کی جائے، کچھ کیا جائے، لیکن جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک این جی او کے ساتھ مل کے تو امریکہ میں شہزادہ محمد بن سلمان اور اس کے لوگوں پہ، سعودی حکومت کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ اب وہ مقدمہ وہاں موجود ہے، اس کی ایک آدھ ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، اور توقع یہ ہے کہ یہ مقدمہ آگے چلے گا۔ اب اگر عدالتی فیصلوں کے تحت کوئی مسئلہ آتا ہے جہاں اس کے جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار محمد بن سلمان کو ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ خبریں ہیں کہ محمد بن سلمان وغیرہ ان لوگوں نے اس مقدمے کی پیروی کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن اگر پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن فیصلہ کچھ اور آتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس خاتون کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، کچھ قانون دان ہیں، کچھ اس کے ساتھ ساتھ این جی اوز کے لوگ ہیں، اور اگر یہ چیز چلتی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ایسا نکلے گا۔ سو لگتا یوں ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ فوری طور پہ دبے گا نہیں، اس میں شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے آئندہ مزید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگر شہزادے کا رول چھوڑ کے کل بادشاہ بن جاتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے والد کو ہٹا کے، منا کے، یا کسی طرح وہ بادشاہ بن جائیں، اور اگر بادشاہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے مودی کی طرح ان کو بھی ہر طرف سے ویلکم کیا جائے گا اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، لیکن ان کے نام کے ساتھ ایک دھبا تو لگا ہے جو لگا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔